इस वर्ड बाइनॉमियल से मिलता जुलता लफ्ज़ जिसमें बाई आता हो, बाईसाइकिल आपने सुन रखा है, बाइसेक्टर सुन रखा है और बाइनरी भी सुन रखा है। बाई का मतलब है टू और नॉमियल नंबर से मिलता जुलता लफ्ज़ है। बेसिकली टू अलजेब्रिक टर्म समझ लें या जिनके साथ एक कांस्टेंट भी हो। यानी जब टू अलजेब्रिक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए तो बाइनॉमियल कहा जाता है, और जब उनकी होल पावर्स को एक्सपेंड करना हो तो हम बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक्स स्क्वेयर क्या ये बाइनॉमियल है? क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाइनॉमियल है? जवाब है नहीं, क्योंकि बाइनॉमियल होता है अ पॉलिनॉमियल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ ओनली टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब, क्या ये बाइनॉमियल हैं? जी बिल्कुल बाइनॉमियल हैं, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ टू टर्म्स ही यूज़ हो रही हैं। बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ने का इंटरेस्ट तभी डेवलप हो सकता है जब डेली लाइफ में इसका यूज़ समझ में आ जाए। चलें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करें। हम इसे कैसे सॉल्व करें? क्या हम 103 को 103 से मल्टीप्लाई करें? कर सकते हैं, मगर हम एक और मेथड ट्राई करते हैं। क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 होल स्क्वेयर? बिल्कुल। अब देखें, हम सब ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या है? ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। लिहाजा हम ये फार्मूला यूज़ करके 103 होल स्क्वेयर का आंसर निकाल सकते हैं एज 10,609। ये मेथड मच सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लाइंग इन रेगुलर वे। अब इसी नंबर को कंसिडर करते हैं, मगर पावर चेंज कर देते हैं टू 3। ये है 103 क्यूब्ड। अब इसको कैसे सॉल्व करें? जी आपने सही अंदाज़ा लगाया, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये रहा फार्मूला। हम 103 को 100 प्लस 3 के तौर पर लिख सकते हैं और 100 यूज़ करेंगे ए की जगह पे और 3 यूज़ करेंगे बी की जगह पे। इससे हमें ये आंसर मिल जाएगा। अगेन ये ईजियर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन टू फार्मूलाज से हमारे लिए आंसर्स को कैलकुलेट करने में बहुत आसानी पैदा हो गई है। मगर अगर 103 रेज़ टू पावर 7 होता तो फिर क्या करते? जाहिर है 103 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना फीजिबल नहीं। क्या किसी को इसके लिए कोई फार्मूला याद है? शायद किसी को भी नहीं, बशमूल मेरे। यही वो जगह है जहां बाइनॉमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें ऐसी टर्म्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है जिनकी हायर पावर्स हों, बहुत आसानी के साथ। जैसे अगर हमारे पास x प्लस वाई होल रेज़ टू पावर 7 हो या फिर x माइनस वाई होल रेज़ टू पावर 9 हो, तो ऐसी एक्सपेंशंस हम बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करके। पर बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ने से पहले एक और आसान कंसेप्ट समझ लेते हैं, जो है पैस्कल्स ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल होता है जो नंबर्स से बनता होता है, 1 1 1 1 2 1 एंड सो ऑन, नीचे जाते जाएं। और ये यहाँ तक जाके ख़त्म नहीं हो जाता, नीचे भी आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या आपने इसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया है इस ट्राइंगल में? पैस्कल ट्राइंगल में हर नंबर अपने से ऊपर वाले टू नंबर्स का सम होता है। जैसे 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। इसी तरह 2 सम है 1 और 1 का, 6 सम है 5 और 1 का, 36 सम है 28 और 8 का। इसके अलावा हम और क्या नोटिस करते हैं कि हर रो में स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर 1 ही है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे मौजूद तमाम नंबर्स 1 हैं और एक्सट्रीम राइट पे मौजूद तमाम नंबर्स भी 1 हैं। पैस्कल ट्राइंगल्स में रोज़ को नंबर किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड सो ऑन। थर्ड रो है 1 3 3 1, फिफ्थ रो है 1 5 10 10 5 1 एंड सो ऑन। पैस्कल ट्राइंगल्स के इन डायगोनल्स को देखें, ये कौन सी सीक्वेंस नज़र आ रही है?
यस, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह पैस्कल ट्रायंगल में और बहुत से पैटर्न्स छुपे हुए हैं। अब देखते हैं कि हम पैस्कल ट्रायंगल्स का बायनॉमियल थ्योरम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता सकते हैं? बहुत आसान, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पावर ऑफ बायनॉमियल क्या है? 2 है। इस पावर को इंडेक्स भी कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि बायनॉमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये एक्सपेंशन ऑफ बायनॉमियल में ईच टर्म के कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? करेक्ट, 1 2 और 1। अब ज़रा पैस्कल ट्रायंगल की सेकंड रो पे नज़र दौड़ाएं। इस रो में वही वाले नंबर्स हैं जो कि कोफिशिएंट्स में हमें मिले जब हमने एक्सपेंशन की थी ऑफ इंडेक्स 2। अब इसी को a प्लस बी होल क्यूब पे ट्राई करते हैं और इसका फॉर्मूला तो हमें याद ही है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं? ये हैं 1 3 3 और 1। क्या ये नंबर सेम हैं एज पर रो 3 ऑफ पैस्कल ट्रायंगल? यस। तो इससे हम अखज़ क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन क्या है? हम इस कह सकते हैं कि पैस्कल ट्रायंगल की हर रो में बायनॉमियल कोफिशिएंट्स प्रोवाइड करती है फॉर एनी गिवन इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन। हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी चैप्टर 6 में स्टडी कर चुके हैं। बायनॉमियल थ्योरम में सिर्फ कॉम्बिनेशंस का यूज़ होगा जिसका फार्मूला आप सबको याद होगा। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल। NCR का यहाँ पे मतलब है, क्या मतलब है कि n आइटम्स हों जिनमें से r को एट अ टाइम चूज़ किया जाए, जिसमें ऑर्डर ऑफ चूजिंग मैटर ना करता हो। अब एक सवाल, क्या आप 2C0 की वैल्यू बता सकते हैं? जी हाँ, इस फॉर्मूले को यूज़ करके 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, लिहाजा इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्या आप 2C1 की वैल्यू बता सकते हैं? जी बिल्कुल, वैल्यू बनेगी 2। अब 2C2 की वैल्यू ट्राई करें, आंसर क्या आएगा? 1। हमारी वैल्यूज आई हैं 1 2 और 1। अब एक नज़र पैस्कल ट्रायंगल्स की तरफ दौड़ाएं। क्या आपने कोई चीज़ नोटिस की? हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं सेकंड रो में। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशंस और पैस्कल ट्रायंगल में कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है, अभी ढूंढते हैं। कैलकुलेट करें वैल्यूज़ ऑफ 3C0 3C1 3C2 और 3C3। क्या आंसर आ रहा है? 1 3 3 और 1। क्या ये टर्म्स आपने पैस्कल ट्रायंगल में कहीं देखी हैं? जी, थर्ड रो में। इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं पैस्कल ट्रायंगल्स और कॉम्बिनेशन के रिलेशन का, कि पैस्कल ट्रायंगल का हर नंबर NCR से डिनोट होता है, जिसमें n रो नंबर है और r नंबर होगा इन रेंज फ्रॉम 0 टू n। हमने देखा ये थर्ड रो के लिए कैसे काम करता है, जिसमें n 3 है और r की रेंज है फ्रॉम 0 टू 3। इसी तरह अगर हमने 6 रो ऑफ पैस्कल ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी हो तो n होगा 6 और r की वैल्यूज होंगी 0 टू 6। तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6। इनको कैलकुलेट करें तो वैल्यूज आएंगी 1 6 15 20 15 6 और 1। अब गौर से 6 रो के कांस्टेंट्स और कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज़ को देखें, दोनों सेम हैं। सोचने की बात है कि अगर हमें 10th रो की कांस्टेंट मालूम करना हो तो क्या हम ट्रायंगल बनाते फिरेंगे? नहीं, सिंपली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फ़र्ज़ करें हमें एक्सपेंड करना हो बाइनोमियल a प्लस बी रेज टू एनी पॉजिटिव इंटीजर
तो कोफिशिएंट्स हासिल करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, मगर जो अदर टर्म्स हैं जिनमें ए और बी आ रहा होता है वो कैसे फाइंड करेंगे? मेरी मुराद क्या है यहाँ पे अदर टर्म से? मिसाल के तौर पे ये 2 एग्जांपल देखें। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करके हमें कोफिशिएंट्स मिलेंगे 121 और 1331, मगर ये हिस्सा कहाँ से आया? चलें देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले को देखें। फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे a की पावर है 3, अब यहाँ पे a की पावर है 2 और यहाँ पे a की पावर क्या है 1, और लास्ट टर्म में a की क्या पावर है? यहाँ पे तो a सिरे से है ही नहीं, यानी यहाँ a की पावर है 0। तो ये हैं 3, 2, 1, 0। अब b की तरफ चलते हैं। b की पावर्स हैं 0, 1, 2 और 3। क्या आपने a और b की पावर्स में कोई पैटर्न देखा? जी, पावर ऑफ a हर टर्म में डिक्रीज होती जाती है, जबकि पावर ऑफ b हर टर्म में इंक्रीज होती जाती है। a की पावर्स हैं 3, 2, 1, 0 और b की पावर्स हैं 0, 1, 2, 3। अब एक जनरलाइज फार्मूला निकालते हैं। कंसिडर करें a प्लस बी रेज टू n, जहां n होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब पहले हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं कॉम्बिनेशंस का फार्मूला यूज़ करते हुए। तो ये हैं NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। हमने यहाँ गैप्स इसलिए दिए हैं ताकि अभी टर्म्स इनकम्प्लीट हैं। हमें मालूम है कि a की पावर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करती है, तो चलें a को लिखना शुरू करते हैं और हर नेक्स्ट टर्म में a की पावर डिक्रीज़ करते जाएंगे। a रेज़्ड टू पावर n, a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, a रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। और आखिरी टर्म में a नहीं होगा क्योंकि वो a रेज़्ड टू पावर 0 है, जो कि इक्वल होता है 1 के। पर अभी हमने काम मुकम्मल नहीं किया, b तो अभी तक बाकी है विद इंक्रीजिंग पावर्स फ्रॉम 0 टू n, और देखने में ऐसा लगेगा। फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 होगी जो कि 1 के इक्वल है, सेकंड टर्म में b की पावर 1 होगी जो कि इक्वल है b के, फिर b स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म b रेज़ टू द पावर n है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला जो हमें हेल्प करेगा कि एक्सपेंड करें बाइनोमियल की किसी भी पावर को बहुत आसानी के साथ। अब देखते हैं कि अगर किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करें तो उसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी। अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो टोटल टर्म्स होंगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो टोटल टर्म्स होंगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अगर n 4 होगा तो टोटल टर्म्स होंगी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अगर n 5 होगा तो टोटल टर्म्स होंगी 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अगर n 6 होगा तो टोटल टर्म्स होंगी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यानी जनरल फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल रेज़्ड पावर n में टोटल टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1। अगर कहा जाए कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करें तो फिर हमारे पास 2 केसेस हैं। एक जब बाइनोमियल की पावर इवन नंबर हो और दूसरा जब बाइनोमियल की पावर ऑड नंबर हो। पहले इवन पावर को देखते हैं। a प्लस बी टू द पावर 2, इसमें n की वैल्यू है 2, मिडल वैल्यू होगी 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 है ये एक इवन नंबर में डाल रहा हूँ क्योंकि इवन पावर की हम लोगों ने मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड टर्म। इसी तरह a प्लस बी टू द पावर 4, इसमें n की वैल्यू है 4, मिडल वैल्यू होगी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी थर्ड टर्म। इसी तरह a प्लस बी टू द पावर 6, इसमें n की वैल्यू है 6, मिडल वैल्यू होगी 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी फोर्थ टर्म। अब ऑड पावर को देखते हैं। a प्लस बी टू द पावर 3 और a प्लस बी टू द पावर 5, इनमें n की वैल्यू है 3 एंड 5। जब बाइनोमियल की पावर ऑड नंबर हो तो 2 मिडल टर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेंशन में ये दो और सेकंड एक्सपेंशन में ये दो। इवन पावर वाले बाइनोमियल की मिडल टर्म मालूम करने के लिए हमने
n+2 जो कि इवन नंबर है का यूज़ किया था और डिवाइडेड बाय 2 किया था। यहाँ चूँकि ऑड नंबर है और 2 मिडल टर्म्स हैं तो हम लोग 2 ऑड नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से? 1 और 3। बाकी फार्मूला वैसा ही है। पहली मिडल टर्म बनेगी 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड टर्म। दूसरी मिडल टर्म बनेगी 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड टर्म। नीचे वाली एक्सपेंशन में पहली मिडल टर्म बनेगी 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड टर्म। और सेकंड मिडल टर्म बनेगी 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ टर्म। अगर हमने कोई स्पेसिफिक टर्म ढूंढनी हो जैसा कि यहाँ पे फोर्थ टर्म, तो क्या हम पूरी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते फिरेंगे? जी नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि हम समझ के याद करेंगे। यहाँ क्योंकि फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ के r पे फोकस करें। यहाँ r की वैल्यू है 3, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू होगी NC3 और a की पावर होगी n-3, जबकि b की पावर होगी 3। इसलिए हम t4 को लिख सकते हैं t3 + 1 या tr + 1, यानी r हमेशा टर्म नंबर से 1 नंबर लेस होगा। तो हमारा जनरलाइज फार्मूला फॉर अ टर्म बनेगा tr + 1 इज इक्वल टू NCr इंटू a⁻n-r इंटू b⁻r। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं a + b⁻6 की। अगर हमने इसकी 6 टर्म मालूम करनी हो तो हम इसे लिखेंगे t5 + 1 जिसमें r इज इक्वल टू 5 है, लिहाजा a इक्वल होगा 6c5 और a की पावर होगी 6 - 5 और b की पावर होगी 5। 65 को हम सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं और पैस्कल ट्रायंगल में भी देख सकते हैं। a की पावर बचेगी 1 और b की पावर 5, तो हमारी 6 टर्म निकलेगी 6ab⁵5। एक आखिरी बात साइन पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। अगर बाइनोमियल में साइन पॉजिटिव हो तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी और अगर बाइनोमियल में साइन नेगेटिव हो तो अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव होंगी। याद रखने की बात है कि फर्स्ट टर्म ऐसे केसेस में हमेशा पॉजिटिव होगी, पर फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। Study with me, a learning experience.